गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा है क्लोज। पिछली क्लास में अपने क्लोज टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। क्लोज जो टॉपिक है जो अपना 3 मार्क्स का, कितने अंक का है? 3 अंक का है। अपना 10th क्लास अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 अंक है। ये अपना टॉपिक क्लोज चल रहा था। इसमें अपन ने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा पढ़े हमने, क्लोज के बारे में पढ़ा, फिर फिनिट और इन्फिनिट वर्ब के बारे में अध्ययन किया। क्लोज का अध्ययन किया। क्लोज किसे कहते हैं? वर्ब 2 प्रकार, फिनिट वर्ब, इन्फिनिट वर्ब, उसके बारे में अध्ययन किया। अब इसमें हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का ये हिस्सा होता है। क्लोज होता है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का क्या होता है? हिस्सा होता है। तो आज अपन अध्ययन करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अध्ययन करते हैं किसका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। एक ऐसा वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन करें। एक ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य यानी क्लोज, उपवाक्य क्लोज हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लोज हो, उपवाक्य हो, वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्यों में यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, ऐसे वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है। एक मुख्य उपवाक्य, ऐसे वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लोज होता है। प्रिंसिपल क्लोज, मुख्य उपवाक्य, एक प्रिंसिपल क्लोज तथा एक या एक से अधिक ऐसे वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लोज होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लोज। आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसे क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज होते। ऐसे वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक तो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लोज होते हैं ये, और तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। या तो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा या एक से अधिक, यानी एक तो प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक तो कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लोज, और अन्यथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज आश्रित उपवाक्य होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक क्लोज हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कौन सा सेंटेंस कहलाता है? कॉम्प्लेक्स। और ऐसे वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक क्या होता है? प्रिंसिपल क्लोज, तथा एक या एक से अधिक आश्रित सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू सुनो,
इसमें वाक्य का एग्जाम्पल देखो सबसे पहले, इट रेन्ड, एग्जाम्पल है इट रेन्ड व्हेन he went inside, it rained when he went inside। अब देखो, एक तो मुख्य क्लोज होता है प्रिंसिपल क्लोज, ये तो क्या इसमें प्रिंसिपल क्लोज है, ये क्या हो गया प्रिंसिपल क्लोज, मुख्य क्लोज। और दूसरा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य कौन सा है, he went inside, ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ये कौन सा हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार से कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस प्रकार के कौन से सेंटेंस हो गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए। यानी एक ऐसा उपवाक्य, एक ऐसा उपवाक्य, एक ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्यों, एक सेंटेंस जिसमें टू एंड मोर क्या हो क्लोज हो, उपवाक्य हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक कौन सा क्लोज होता है प्रिंसिपल क्लोज होता है, और उसमें एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित उपवाक्य होते हैं। किसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, किसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यानी ऐसे वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक कौन सा प्रिंसिपल क्लोज, तथा एक या एक से अधिक आश्रित सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। जैसे आगे देखो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। उसके बाद में आगे है नेक्स्ट है इसमें नाउन क्लोज। नाउन क्लोज देखो, नाउन क्लोज क्या होते हैं। नाउन क्लोज के अंदर देखते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह है, शब्दों का एक ऐसा समूह है, शब्दों का एक ऐसा समूह है, ग्रुप होता है जिसका अपना कर्ता व विधेय होता है। शब्दों का ऐसा समूह है, ग्रुप होता है जिसका अपना एक कर्ता, अपना एक कर्ता व विधेय होता है, वह विधेय होता है। नाउन क्लोज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना एक कर्ता होगा, वह विधेय होता है। ये क्लोज एक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। ये क्लोज एक नाउन संज्ञा के रूप में, नाउन संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, के रूप में प्रयुक्त होते। ये नाउन क्लोज हो गया। ये क्या हो गया नाउन क्लोज। ये शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा ग्रुप, शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना एक कर्ता, खुद का एक कर्ता सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट विधेय होता है। ये क्लोज एक नाउन संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये क्लोज एक नाउन संज्ञा के रूप में क्या होते हैं प्रयुक्त होते हैं। नाउन क्लोज है शब्दों का एक ऐसा समूह है, शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अपना एक कर्ता और विधेय होता है, जिसका अपना एक कर्ता और विधेय होता है। ये क्लोज एक नाउन यानी संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा के रूप में क्या होते हैं प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं नाउन क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं नाउन क्लोज। शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना एक कर्ता, अपना एक सब्जेक्ट, अपना खुद का एक विधेय, एक प्रेडिकेट होता है, और ये क्लोज संज्ञा की तरह क्या होते हैं
प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के तरह काम में आते हैं, संज्ञा के तरह क्लोज क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज, टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज, नाउन क्लोज की प्रकार की बात करें भाई, कितने टाइप्स होते हैं नाउन क्लोज के, कितने टाइप होते हैं। तो जो नाउन जो क्लोज है उसके दो टाइप होते हैं, एक सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और देखो नंबर एक जो इसकी टाइप है उसको देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज में आता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नाउन क्लोज का जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। पहला जो टाइप है वो कौन सा है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। फर्स्ट जो टाइप है नाउन क्लोज, टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज, उसमें फर्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इसके अंदर देखो इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस, किस प्रकार के सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब टाइप्स सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस दैट से प्रारंभ होते हैं, दैट से प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस दैट से प्रारंभ होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस किससे प्रारंभ होते हैं, दैट से प्रारंभ होते हैं। दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दैट का यूज, दैट का प्रयोग इन वाक्यों में, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग इन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में। इस प्रकार के सेंटेंसेस में दैट से प्रारंभ होते हैं, दैट का प्रयोग इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। इन वाक्यों में फिनिट वर्ब आती है, इन सेंटेंसेस में फिनिट वर्ब सकर्मक क्रिया, फिनिट वर्ब सकर्मक क्रिया, इन वाक्यों में फिनिट वर्ब सकर्मक क्रिया आती है तथा इन वाक्यों में फिनिट वर्ब सकर्मक क्रिया आती है तथा ये बी के रूप होते हैं, ये बी के रूप होते हैं, बी के रूप होते हैं, बी जो होते हैं बी के रूप होते हैं, यानी ये बी के रूप होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में, इस प्रकार के सेंटेंसेस में, किस प्रकार का सेंटेंस, सब्जेक्ट और टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज, टाइप्स ऑफ नाउन जो क्लोज है उसमें फर्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, उसमें फर्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में दैट से किससे प्रारंभ होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस दैट से किससे शुरू होते हैं, दैट से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, दैट से प्रारंभ होते हैं। दैट का प्रयोग इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में होता है। दैट का प्रयोग इन सेंटेंसेस में कर्ता के रूप में दैट का प्रयोग होता है, किसके रूप में होता है, कर्ता के रूप में दैट का प्रयोग होता है। इन सेंटेंसेस में फिनिट वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया फिनिट वर्ब काम में आती है। कौन सी वर्ब काम में आती है, फिनिट वर्ब। और ये फिनिट वर्ब भी किसके रूप होते हैं, बी के रूप होती है। ये वर्ब भी किसका रूप होती है, बी का रूप होती है। तो टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज, टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज, टाइप्स ऑफ नाउन क्लोज में सबसे पहले है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब में इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्य दैट से प्रारंभ होते हैं, किससे प्रारंभ होते हैं, इस प्रकार के वाक्य दैट से प्रारंभ होते हैं। और दैट का से प्रारंभ होने पर दैट का प्रयोग किसके रूप में होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेज में दैट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, कर्ता के रूप में
होता है, किसके रूप में होता है, कर्ता के रूप में होता है। और इन वाक्यों में फिनिट वर्ब काम में आती है। कौन सी वर्ब आती है, फिनिट वर्ब। कौन सी वर्ब, फिनिट वर्ब। और जो फिनिट वर्ब होती है वो किसका रूप होती है, बी का रूप होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से सुनिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखो इसका, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। इट इज ए वेल नोन फैक्ट, इट इज ए वेल नोन फैक्ट, ये जाना पहचाना तथ्य है, सत्य है कि ये जाना पहचाना क्या है, सत्य है कि सूर्य कहां उदय होता है, पूर्व में उदय होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज ए वेल नोन फैक्ट। अब सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पर इसको बनाना है, किसके आधार पर, सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पर। और उसमें बताया था कि इस प्रकार के वाक्यों का प्रारंभ किससे होता है, दैट से होता है। किससे होता है, दैट से। तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रारंभ किससे होता है, दैट से। अब इसको बनाए होते हैं दैट द सन राइजेज, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इट हट जाएगा, इसके लिए क्या आ गया, दैट का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब में नाउन, जो क्लोज नाउन क्लोज उसमें को आ गया, दैट आ गया। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए वेल नोन फैक्ट, इज ए वेल नोन फैक्ट। इस प्रकार से इसको आगे बताएंगे, जब इनको रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे ना आगे, तब पता चलेगा ये कौन सा किस प्रकार से जुड़ गया, किस आधार पर इसका हमने योग किया है, जोड़ किया है। तो दैट, तो शुरुआती वो सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वाक्य का प्रारंभ किससे करते हैं, दैट से। वाक्य का प्रारंभ किससे करते हैं, दैट से। दैट सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, दैट किसके रूप में प्रयुक्त होता है, सब्जेक्ट के रूप में। और इस प्रकार के वाक्यों में फिनिट वर्ब आती है, जो भी बी का रूप होती है। बी का रूप है, बी के रूप इज है, मार वाज वर्ब, तो इज आ गया। जो किसके रूप होती है, बी का रूप होती है, इसलिए क्या आया, इज। तो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए वेल नोन फैक्ट, इज ए वेल नोन फैक्ट। इसी प्रकार नंबर 2 है, दूसरा जो टाइप है वो है क्रिया के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के सेंटेंसेज में, इस प्रकार के सेंटेंसेज में, इस प्रकार के सेंटेंसेज में, इस प्रकार के वाक्यों में दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग नॉन ह्यूमन, दैट का प्रयोग नॉन ह्यूमन के रूप में होता है, नॉन ह्यूमन के रूप में होता है। इस प्रकार के वाक्यों में दैट का प्रयोग नॉन ह्यूमन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, नॉन ह्यूमन के रूप में किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग नॉन ह्यूमन के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल है, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, इस प्रकार के सेंटेंसेज में दैट का प्रयोग, इस प्रकार के सेंटेंसेज में
दैट का प्रयोग नॉन ह्यूमन के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल है वी बिलीव, वी बिलीव, BELIE, वी बिलीव दैट, we believe that, we believe that the train will arrive on time, the train will arrive on time। इस प्रकार इसका जो प्रयोग होता है वो किसके रूप में होता है? नॉन ह्यूमन के रूप में। किसके रूप में प्रयोग होता है? नॉन ह्यूमन के रूप में इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार क्लॉज का अपना जो बेसिक था, इस क्लॉज के बारे में बेसिक चीजों को जो जानना था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बेसिक इसकी बातें क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हमें अपने सिलेबस में जो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, उसका अगली क्लास से अध्ययन करेंगे। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।